तो बच्चों स्वागत है आपका एक बार फिर मत्स्य सोल्जर डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में। माई सेल्फ रॉबिन खंडेलवाल। तो बच्चों हमने स्टार्ट किया था वेक्टर, ठीक है, और वेक्टर में हमने स्केलर क्या होता है वो हमने पढ़ लिया है, वेक्टर क्या होता है वो हमने पढ़ लिया है, और टेंसर के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। क्लियर है? ठीक है। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो एडिशन ऑफ वेक्टर चल रहा था। लास्ट वीडियो में हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा था। क्लियर है? तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हमने दो लॉ पढ़ लिए हैं। पहला ट्रायंगल यानी त्रिभुज का नियम, और दूसरा पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज का नियम। तो आज अपन थर्ड लॉ पढ़ेंगे, सदिशों के योग का जो तीसरा नियम है उसको स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों? तो थर्ड लॉ जो हमारा है, अगर मान लो दो से ज्यादा सदिश हो, अगर हमारे पास मोर देन 2 वेक्टर हो, क्योंकि जो त्रिभुज का नियम है, त्रिभुज का नियम या समांतर चतुर्भुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम, ठीक है। तो बच्चों ये जो नियम है, ये जो लॉ है, ये दो वेक्टर्स के एडिशन में ही काम आ रहा है। ठीक है। हम इन त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज के नियम को दो सदिशों के योग के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लो हमारे पास दो से ज्यादा वेक्टर हो, तब हम किसको यूज करते हैं? उसे बोलते हैं बहुभुज का नियम। क्या बोलेंगे? बहुभुज का नियम। दो से ज्यादा भुजाएं हो तो थर्ड हमारे पास जो नियम है उसे बोलेंगे बहुभुज का नियम। बहुभुज का नियम, ठीक है। सदिशों को योग का थर्ड नियम हमारे पास क्या है? बहुभुज का नियम। क्लियर है? तो सपोज करो बच्चों मेरे पास एक वेक्टर हो गया, सपोज करो पी वेक्टर। एक बहुभुज का निर्माण करें। एक वेक्टर हो गया मान लो बी वेक्टर, क्यू मान लेता हूं, चलो क्यू वेक्टर, इसे बी पॉइंट मान लें। एक वेक्टर हमारे पास हो गया बच्चों आर वेक्टर, सी पॉइंट मान लें। और मानो एक वेक्टर मेरे पास हो गया एस वेक्टर, इसे मैंने क्या मान लिया? डी पॉइंट। ठीक है। तो हमारे पास कितने गिवन वेक्टर्स हैं? हमारे पास जो दिए हुए सदिश हैं, गिवन वेक्टर्स कौन कौन से हैं? पी वेक्टर है, किस डायरेक्शन में? ओ ए डायरेक्शन में। ठीक है। क्यू वेक्टर हमारे पास है, ये किस डायरेक्शन में? ए बी डायरेक्शन में। क्लियर है? और आर वेक्टर जो हमारे पास है वो किस डायरेक्शन में? बी सी डायरेक्शन में। और एस वेक्टर जो मेरे पास है वो किस डायरेक्शन में? सी डी डायरेक्शन में। क्लियर है? तो हमारे पास कितने वेक्टर्स हो गए? 4 वेक्टर्स हमारे पास हो गए। वी हैव 4 वेक्टर्स। ठीक है। तो ये चारों जो वेक्टर हैं, चारों जो सदिश हैं, वो किसी बहुभुज, बहुत सारी भुजाओं वाली बंद आकृति, किसी बहुभुज की क्रमागत भुजाओं को व्यक्त कर रहे हैं। ओ से ए पी को शो कर रहा है, ए से बी क्यू को शो कर रहा है, बी से सी कैपिटल आर वेक्टर को शो कर रहा है, और सी से डी एस वेक्टर को शो कर रहा है। तो अब जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, अब जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, यानी जो परिणामी सदिश होगा, परिणामी सदिश, सपोज करो उसको मैंने क्या मान लिया? आर डैश मान लिया बच्चों। क्या मान लिया उसको मैंने? आर डैश। तो इस बहुभुज को जो बंद करने वाली भुजा है, जो इसको क्लोज करने वाली भुजा है, ये वाली जो भुजा है ओडी, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी? ओ टू डी, तो ये शो करेगी रिजल्टेंट वेक्टर को। इसको मैंने क्या मान लिया? आर डैश। तो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ये आर डैश होगा। क्लियर है? तो आर डैश कैसे होगा? देखो आर डैश की वैल्यू निकालें। एक सदिश P, एक सदिश Q, अगर हम यहां ट्रायंगुलर लॉ लगाएं तो ये इनका परिणामी हो जाएगा। वेक्टर P और वेक्टर Q का रिजल्टेंट क्या होगा? P प्लस Q होगा। क्लियर है? जिसकी डायरेक्शन क्या होगी? O से B। ट्रायंगुलर लॉ लगा दिया। अब एक वेक्टर हो गया P प्लस Q, एक हो गया R, तो ये सीरियल में आ गए। तो इसका अपोजिट साइड ये वाला P प्लस Q OB डायरेक्शन में है और R वेक्टर BC डायरेक्शन में है।
तो इसका और इसका परिणामी क्या होगा? आप कहोगे सर P प्लस Q प्लस R, ठीक है, यानी इस वाले का और इस वाले का रिजल्टेंट हो गया P प्लस Q प्लस R। अब P प्लस Q प्लस R OC डायरेक्शन में और हमारा जो S वेक्टर है वो CD डायरेक्शन में है, तो अब इसका और इस वाले का परिणामी R डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P प्लस Q प्लस R प्लस S। तो ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। तो क्या समझा हमने कि इफ वी हैव मोर देन टू वेक्टर्स, अगर हमारे पास दो से ज्यादा सदिश हैं और वो किसी बहुभुज की क्रमागत भुजाओं को व्यक्त करे, किसी बहुभुज की सीक्वेंशियल साइड्स को शो करे, तो बहुभुज को बंद करने वाली जो अंतिम भुजा है वो शो करती है रिजल्टेंट वेक्टर को। क्लियर है? तो ये हो गया बहुभुज का नियम। ठीक है, आगे चलें। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन ले रहे हैं बच्चों, सदिश का वियोजन। इंपॉर्टेंट है, सदिश का वियोजन, सदिश को वियोजित करना, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, किसी भी सदिश को उसके कंपोनेंट में डिवाइड करना, किसी भी सदिश को घटकों में वियोजित करना। ठीक है, टू डिवाइड एनी वेक्टर into its components, to divide any vector into its components is called resolution of vector, resolution of vector, to divide any vector into its components is called resolution of vector। ठीक है बच्चों, यानी किसी भी सदिश को उसके घटकों में बांटना, घटकों में वियोजित करना। घटकों में वियोजित करना कहलाता है रिजोल्यूशन करना। क्लियर है? तो सपोज करो मैंने कोई निर्देश तंत्र ले लिया, ठीक है, ये मेरे पास कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये क्या हो गया बच्चों? ओरिजिन, मूल बिंदु। ये मानो एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों? जेड अक्ष। क्लियर है? अब मान लो मेरे पास कोई वेक्टर है, सपोज करो मेरे पास ये कोई वेक्टर हो गया आर वेक्टर, आर वेक्टर। इस पॉइंट पर मैंने मान लिया आर वेक्टर। अब इस आर वेक्टर का एक्स दिशा में, एक्स डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर इनटू एक्स डायरेक्शन? तो ये तो एक्स डायरेक्शन नहीं है, ये एक्स वाई जेड में है। हमारा जो आर वेक्टर है वो एक्स वाई जेड में है, 3D में हम लेके चल रहे हैं। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर इन एक्स डायरेक्शन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर इन वाई डायरेक्शन, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर इन जेड डायरेक्शन? तो हम कहेंगे इसको कि दीज आर कंपोनेंट्स, द वैल्यू ऑफ, क्या कहेंगे? द वैल्यू ऑफ आर वेक्टर इन एक्स वाई and z direction is called component of R, component of R vector। क्लियर है? तो अगर मान लो R वेक्टर जो है वो x डायरेक्शन के साथ सपोज करो अल्फा एंगल बना रहा है, y के साथ मान लो बच्चों बीटा एंगल बना रहा है, और z के साथ सपोज करो कितना एंगल बना रहा है? गामा। ठीक है, गामा मस्ट बी परपेंडिकुलर, यानी z डायरेक्शन मस्ट बी परपेंडिकुलर ऑफ x एंड y। तो हमारा वो 2D में है तो हमें ये परपेंडिकुलर शो नहीं होगा। तो अल्फा x से बना रहा है, बीटा y से बना रहा है, और z से कितना बना रहा है? गामा। तो x कंपोनेंट ऑफ r, x कंपोनेंट ऑफ r वेक्टर, तो इसे मैं बोल दूं बच्चों rx। क्या बोल दिया इसको मैंने? rx। तो Rx इज इक्वल टू क्या हो जाता है? R cos ऑफ अल्फा, R cos ऑफ अल्फा। तो आप थोड़ा समझ लें इसको, इसको ऐसे निकालते हैं बच्चों। देखो ये मानो x डायरेक्शन, ये क्या है? R वेक्टर, और ये क्या बच्चों? अल्फा एंगल बना रहा है। R वेक्टर जो है x के साथ अल्फा एंगल बना रहा है।
तो इस R का कंपोनेंट लेने के लिए हमने यहां एक परपेंडिकुलर डाला। तो ये जो वैल्यू हमारे पास x डायरेक्शन में आ रही है, सपोज करो इसको मैंने m नाम दे दिया, तो इसकी वैल्यू हम निकाले OM, तो ये हो जाएगा कंपोनेंट ऑफ R इनटू x डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज करो ऐसे मैं P मान लूं, तो मुझे OM निकालना है, ठीक है। ये अल्फा हो गया, तो ये बच्चों लंब हो गया, ये कर्ण हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बेस यानी आधार। तो OM, हमें OM निकालना है, तो आधार बटा कर्ण यानी OM बटा OP क्या रहेगा बच्चों, R रहेगा। OM आधार बटा कर्ण, सॉरी आधार बटा कर्ण क्या हो जाएगा, cos अल्फा। R की वैल्यू तो क्या है, OP। आधार बटा कर्ण क्या होता है, cos अल्फा, यानी OM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP cos अल्फा। क्लियर है। अब OP की वैल्यू कितनी है, R, न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ OP। डायरेक्शन ऑफ OP इज फ्रॉम O to P पॉइंट, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ OP इज R। तो हम यहां वैल्यू ले रहे हैं न्यूमेरिक, तो OM की वैल्यू क्या आ जाएगी, OP यानी R cos ऑफ अल्फा। तो ये जो OM है इट्स द कंपोनेंट ऑफ R इनटू x डायरेक्शन, यानी इसकी वैल्यू हमने क्या मान लिया, Rx। तो Rx क्या हो गया, R cos अल्फा। क्लियर है। तो ध्यान रखें, जो भी एंगल बनता है, जिस डायरेक्शन के साथ जो एंगल बन रहा है वहां क्या लगा दो, कोस लगा दो, ऐसे हम निकाल सकते हैं। अब बात करें y कंपोनेंट की, तो r का y डायरेक्शन में कंपोनेंट ry, तो बताओ r वेक्टर y डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, r cos ऑफ बीटा। तो y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा r cos बीटा, और z डायरेक्शन में लेके चलेंगे तो rz इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r cos गामा। क्लियर है। तो दीज आर द कंपोनेंट इनटू x, y एंड z डायरेक्शन। तो जिस भी डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनता है वह हम क्या लगा सकते हैं, कोस। क्लियर बच्चों। तो x डायरेक्शन में r cos अल्फा, y डायरेक्शन में r cos बीटा एंड z डायरेक्शन में r cos गामा। तो ये हमारे पास कंपोनेंट्स हो गए। और आगे देखें, तो z डायरेक्शन में हमारे पास क्या था, r cos ऑफ गामा। क्लियर। अब देखिए बच्चों, हमारे पास वेक्टर r था जिसके कंपोनेंट rx, ry और क्या थे बच्चों, rz। ठीक है। अगर x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या हो, i कैप हो, एकांक सदिश i कैप हो। y डायरेक्शन में क्या हो, j कैप हो, और z डायरेक्शन में क्या हो, k कैप हो। तो हम किसी भी वेक्टर r को इस तरह लिख सकते हैं कंपोनेंट फॉर्म में कि rx i कैप प्लस ry j कैप प्लस rz k कैप। क्लियर है। किसी भी वेक्टर को हम कंपोनेंट फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। तो अगर इसका हम मैग्नीट्यूड लें, अगर हम वेक्टर r का परिमाण लें तो r इज इक्वल टू, अब क्या फॉर्मूला होता है उसका, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है कि i कैप के गुणांक का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ i कैप, j कैप के गुणांक का स्क्वायर और k कैप के गुणांक का स्क्वायर, और तीनों को जोड़ दो तो rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर प्लस rz स्क्वायर। तो वैल्यू हमारे पास किसकी आ गई बच्चों, ये r की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, r की। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, वहां से देखें rx इज इक्वल टू r cos अल्फा, तो cos अल्फा क्या हो गया, rx अपॉन r। cos अल्फा क्या हो गया बच्चों, rx अपॉन r। ऐसे cos बीटा क्या हो जाएगा, ry अपॉन r, और cos गामा क्या हो जाएगा, rz अपॉन r। क्लियर है। तो अगर मान लो हम इनका स्क्वायर करके जोड़ दें, यानी cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, तो तीनों का स्क्वायर करके जोड़ें तो आप देख रहे हैं r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और यहां बच जाएगा हमारे पास rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर प्लस rz स्क्वायर। क्लियर है। तो हमें पता है rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर प्लस rz स्क्वायर, यहां से आप देखेंगे तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, r स्क्वायर की। तो इसको मैं यहां लिख दूं, देखो ये ब्रैकेट में जो वैल्यू है
वो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, तो ये ब्रैकेट वाली जो वैल्यू हमारे पास है वो बच्चा बन जाएगा आर स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, आर स्क्वायर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ध्यान रखें, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा, 1। तो इसे बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस। तो स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। तो ये भी आप ध्यान रखें, न्यूमेरिकल्स में काम में आएंगे आपके। क्लियर है? तो इस सदिश का वियोजन सदिश का हमने क्या कर दिया, रिजोल्यूशन कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट, एक बात यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट और सीखें आप। यूनिट वेक्टर यानी क्या बोलते हैं इसको, एकांक सदिश। यूनिट वेक्टर यानी एकांक सदिश। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका परिमाण, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों, 1 होता है। क्या काम में आता है ये, टू शो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, टू शो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, किसी भी सदिश की दिशा को बताता है, वो यूनिट वेक्टर होता है। तो आप ध्यान रखें, जैसे मान लो हमने इस तरह एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया, निर्देश तंत्र लिया, एक्स अक्ष, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। तो एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर मानते हैं बच्चों आई कैप, और वाई डायरेक्शन में जे कैप, और जेड डायरेक्शन में क्या मानेंगे, के कैप। क्लियर है? एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप। मैंने जैसे कहा कि अगर किसी कण पर, किसी पार्टिकल पर 10 आई कैप न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 10 आई कैप न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो 10 न्यूटन का फोर्स है वो कौन सी डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। तो ये फिक्स होते हैं कि एक्स में आई कैप होता है, वाई डायरेक्शन में जे कैप होता है, और जेड डायरेक्शन में क्या होता है, के कैप। तो कई बार आपको डायरेक्शन ना देकर यूनिट वेक्टर के रूप में दे देते हैं, तो आप उसमें मालूम कर सकते हो कि कौन सा कहां अप्लाई हो रहा है, किस डायरेक्शन में वो अप्लाई हो रहा है। बच्चों ये आई कैप है, तो इस डायरेक्शन में इसका अपोजिट वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप। वाई डायरेक्शन के अपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप। और के डायरेक्शन के अपोजिट वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस के कैप। क्लियर है? ये एक्स और वाई के मध्य लिए ये मैंने डैश डैश क्यों बनाया है, ताकि वो जेड के अपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर? अब एक बात यहां ध्यान रखें आप, अगर आपसे इस तरह पूछ लें, ये हो गया आई कैप, ये क्या हो गया, माइनस आई कैप, ये हो गया जे कैप, और ये क्या हो गया बच्चों, माइनस का जे कैप। क्लियर? तो अब जैसे मान लो इसको मैंने बोल दिया, आप डायरेक्शन जानते हो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो कई बार क्वेश्चन में इस तरह ज्योग्राफिकल डायरेक्शन देखे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ध्यान रखें कि नॉर्थ में क्या होता है, जे कैप, साउथ में क्या होता है, माइनस जे कैप, ईस्ट में क्या होता है, आई कैप, और वेस्ट में क्या होता है बच्चों, माइनस आई कैप। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि ईस्ट डायरेक्शन में कोई कण जा रहा है, ईस्ट में वेलोसिटी है, नॉर्थ में फोर्स लग रहा है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हम कौन सा यूनिट वेक्टर काम लेंगे। तो ईस्ट में हो गया आई कैप, नॉर्थ में हो गया जे कैप, साउथ में माइनस जे कैप, और वेस्ट में क्या हो गया, माइनस आई कैप। अब बात करें नॉर्थ ईस्ट की, तो नॉर्थ ईस्ट में क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट में अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है तो पहले निकाल लेंगे इसका परिणामी सदिश, क्योंकि यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, यूनिट वेक्टर कि अगर अपन फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है कि कोई भी वेक्टर है, उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड का आप भाग दे दें,
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्लियर? यानी एकांक सदिश, एकांक सदिश बराबर क्या होता है? सदिश बटा सदिश का परिमाण। क्लियर है? तो सदिश यानी आई और जे, तो सदिश क्या हो गया? आई कैप प्लस जे कैप। परिमाण क्या होगा? √2, क्योंकि एकांक सदिश का जो परिमाण होता है वो क्या होता है? 1। ठीक है, तो ये किस डायरेक्शन में आ गया यूनिट वेक्टर? नॉर्थ ईस्ट में। किसमें आ जाएगा बच्चों? ये नॉर्थ ईस्ट में। ऐसे अगर आप इस डायरेक्शन में निकालोगे यानी साउथ वेस्ट में, तो माइनस आई कैप माइनस जे कैप बाई √2। क्लियर है? तो ये कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगा? साउथ वेस्ट में। किसमें आ जाएगा? साउथ वेस्ट में। और अगर आप इस डायरेक्शन में निकालोगे यानी नॉर्थ वेस्ट में, तो क्या आएगा? माइनस आई कैप प्लस जे कैप। क्लियर है? ये जे हो गया, ये क्या हो गया? माइनस आई कैप। तो इन दोनों का पहले रिजल्टेंट वेक्टर, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? सदिश बटा सदिश का परिमाण। तो ये तो सदिश हो गया, अब इसका परिमाण क्या हो जाएगा? आई कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर, यानी √2। तो ये किस डायरेक्शन में हो गया बच्चों? नॉर्थ वेस्ट में हो गया। किसमें हो गया? नॉर्थ वेस्ट में। तो आप ध्यान रखें, ये नॉर्थ वेस्ट में, ये साउथ वेस्ट में, ये नॉर्थ ईस्ट में। और इसे भी आप निकाल सकते हैं साउथ ईस्ट वाला कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? आई कैप माइनस जे कैप, और इसका परिमाण क्या हो जाएगा? √2। तो ये जो हमारा यूनिट वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में आ गया? साउथ ईस्ट में। क्लियर है? तो अब अलग अलग डायरेक्शंस में क्या निकाल सकते हैं? यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। क्या पढ़ेंगे? प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर यानी सदिश गुणनफल। क्या बोलते हैं इसको? सदिश गुणनफल। क्लियर है? प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। अब देखो, सदिश गुणनफल जो है बच्चों दो प्रकार का होता है, दो टाइप्स होते हैं इसके। पहला होता है हमारे पास अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल। क्लियर है? कहने का मतलब यह हुआ, जो मल्टीप्लिकेशन होगा, जो प्रोडक्ट होगा, वो तो किसका होगा? वेक्टर्स का ही होगा। अब जो हमें प्रोडक्ट करने के बाद जो मिलेगा वो क्या मिल जाता है? स्केलर मिल जाता है, अदिश मिल जाता है। तो इसको बोलते हैं अदिश गुणनफल। इसका एक नाम और है, इसे बोलते हैं बिंदु गुणनफल। क्या बोलेंगे? बिंदु गुणनफल, यानी स्केलर प्रोडक्ट या डॉट। ठीक है, बिंदु का मतलब क्या हो गया? डॉट प्रोडक्ट। तो अदिश गुणनफल या बिंदु गुणनफल डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि एक वेक्टर लिया, मान लो हमने ए वेक्टर, उसमें बीच में डॉट लगा दिया बी वेक्टर, तो इसे बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी। कैसे बोलेंगे? ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो ए डॉट बी, तो इसका मतलब यह है कि अगर हम दो वेक्टर्स को गुणा करें, मल्टीप्लिकेशन करें, और हमारा जो गुणनफल है वो कैसा आ जाए? अदिश आ जाए, स्केलर आ जाए, तो वो होता है डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणनफल। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर